भोलू की दुकान की मिट्टी की दीवारों पर लगी केरोसिन लैंप की लौ हवा से लड़ रही थी। रामलाल और माधव की चुप्पी में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य उनके दिलों पर बोझ बनकर दबा हो। आज न तो चाय की चुस्कियों की आवाज थी, न ही गांव वालों का हंसी-मजाक। यह वही दुकान थी जहां कल तक ग्रामीणों के चेहरे उम्मीद से चमकते थे, लेकिन आज सबकी आंखें नीची थीं, जैसे कोई अदृश्य श्राप सबको निगल गया हो। यह सन्नाटा मानो मौत का पहरा हो, भोलू ने अपने मन में सोचा। उसकी नजर बाहर उमड़ते बादलों पर टिक गई। पिछले 7 दिनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। कल रात सुखिया ने दावा किया था कि उसने खेतों में एक सफेद साड़ी वाली औरत को पीपल के पेड़ से झूलते देखा। उसकी चीख सुनकर कुत्ते तक भौंक उठे थे। फिर अचानक सुबह हुई और वहां सिर्फ एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी मिली। इससे पहले गोपाल के बेटे ने कुएं के पास एक ऐसी छाया देखी जो पानी में डूबते हुए गायब हो गई। लेकिन सबसे डरावना था वह हादसा जब 2 दिन पहले मोहन की बेटी बुखार से तपती रह गई, क्योंकि नदी का पुल टूटा होने के कारण उसे अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। तभी दरवाजे पर खड़े होकर हेडमास्टर कैलाश उपाध्याय ने सबकी ओर देखा। उनकी कमीज पर लगी मिट्टी और चेहरे पर थकान के निशान बता रहे थे कि वह सीधे स्कूल से आए हैं। क्या हुआ? यह मौत का सन्नाटा क्यों? उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो बरसों से गांव की उम्मीदों का सहारा बनी हुई थी। रामलाल ने चाय का घूंट टूटे हुए कप में भरते हुए कहा, सर, अस्पताल के बिस्तरों के लिए पैसे जुटाने में नाकाम हो गए। सबकी जमा पूंजी तो खत्म हो गई। उसकी आवाज भर्रा गई। माधव ने डरते हुए जोड़ा, और अब यह भूतिया माजरा, रात को कोई कोई हमें डरा रहा है। कैलाश ने गहरी सांस ली। उनकी नजरें खिड़की के बाहर उस पीपल के पेड़ पर टिक गईं, जहां से सफेद साड़ी वाली औरत का भूत देखे जाने की बात कही जा रही थी। यह सब ढकोसला है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। मेरी पुश्तैनी जमीन इच्छापुर में है। उसे बेचकर अस्पताल पूरा करेंगे। कल सुबह चलेंगे वहां। दुकान में एक पल को सन्नाटा छा गया। भोलू ने अदरक वाली चाय का नया कप बनाते हुए सोचा, क्या यह फैसला गांव को बचाएगा या किसी और त्रासदी की शुरुआत होगी। अगली सुबह की ट्रेन में बैठे तीनों की आंखों में नींद और बेचैनी का मिश्रण था। खिड़की से झांकते हुए कैलाश ने देखा, आसमान स्याह बादलों से घिरा था, मानो कोई दैत्य अपने काले हाथ फैलाए बैठा हो। ट्रेन के डिब्बे की खटखटाहट और बारिश की बूंदों का खिड़की से टकराना एक डरावनी लय बना रहा था। इच्छापुर का रास्ता इतना वीरान क्यों? माधव ने सहमी आवाज में पूछा, जब ट्रेन एक सुरंग में घुसी और अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। कैलाश ने टॉर्च जलाकर बताया, यह जंगल अंग्रेजों के जमाने से अभिशप्त माना जाता है। कहते हैं यहाँ के पेड़ों की जड़ों में सोने के सिक्के दबे हैं, लेकिन जो भी उन्हें छूता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। उनकी आवाज में एक कंपी थी, जैसे वह खुद अपनी बात से डर गए हों। स्टेशन पर उतरते ही उन्हें एहसास हुआ, बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया था। नदी का पुल टूट चुका था और घाट पर लहरें मानो गुस्सैल सांपों की तरह फुफकार रही थीं। तभी एक टूटी वैन की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरा। ड्राइवर की गर्दन टेढ़ी थी और चेहरे पर पड़ी झुर्रियां मानो उसकी उम्र के नहीं, बल्कि किसी गहरे दर्द की गवाह थीं। रतन नाम है, उसने खांसते हुए कहा, रात यहाँ काटोगे? मेरे घर चलो, वरना यह बारिश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वैन के शीशे पर बारिश की धाराएं मानो रहस्यमय संदेश लिख रही थीं। जंगल का रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि लग रहा था कोई जानबूझकर उन्हें भटका रहा हो। रामलाल ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सड़क पर वैन के पहियों के निशान तुरंत मिट जाते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मिटा रही हो। वो रहा मेरा घर, रतन ने अचानक बोलकर सबको चौंका दिया। दूर एक झाड़ियों से घिरे खंडहर की परछाई दिखी।
उसकी खिड़कियां मानो भूतों की बंद आंखें थीं, जो उन्हें घूर रही हों। माधव के मन में सवाल कौन था, क्या यह घर या कोई फंदा है? वैन रुकी तो सामने एक 2 मंजिला खंडहर नजर आया, जिसकी दीवारों पर जंगली बेलें सांपों की तरह लिपटी थीं। छत का आधा हिस्सा ढह चुका था और बचे हुए हिस्से से लटकते स्लेट के टुकड़े मानो किसी राक्षस के दांत लग रहे थे। यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहा, रामलाल ने कांपती आवाज में कहा। दरवाजा खोलते ही सड़ांध ने उनके नथुने जला दिए, मानो मौत ने यहाँ अपना डेरा जमाया है। अंदर का नजारा और भयावना था। टूटी कुर्सियों पर चमगादड़ लटके हुए थे और पुराने पंखे पर जाले ऐसे लदे थे जैसे किसी ने भूतों के बाल बिखेर दिए हों। दीवार पर टंगी एक शादी की तस्वीर में रतन युवा नजर आ रहा था, पर उसकी बेटी का चेहरा किसी ने कालिख से पूरी तरह मिटा दिया था। वो मेरी गीता, रतन ने अचानक पीछे से बोलकर सबको चौंका दिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, बुखार से तपती रही। नदी पार करने से पहले ही दम तोड़ दिया। तभी एक ठंडी हवा ने लैंप की लौ को बुझा दिया। अंधेरे में कहीं से एक बच्ची की हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो खिलखिलाहट नहीं बल्कि रुलाने वाली थी। माधव ने टॉर्च जलाई तो सबने देखा, तस्वीर से गीता का चेहरा गायब था। रात के 2:30 बजे थे जब कैलाश की नींद एक तीखी खनखनाहट से टूटी। कमरे की खिड़की से झांकते हुए उसकी सांसें रुक गईं। रतन पेड़ के नीचे जमीन खोद रहा था। उसकी हर चोटी में एक अजीब जुनून था, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को गड्ढे से खींच रहा हो। उठो, कुछ गड़बड़ है, कैलाश ने रामलाल और माधव को झकझोरते हुए फुसफुसाया। तीनों ने दरवाजे की ओर दबे पांव बढ़ाया। हवा में सड़े पत्तों की बदबू और गीली मिट्टी की गंध मिल रही थी। रतन ने अचानक खुदाई रोक दी। उसके हाथों में एक पीतल का कलश था, जिस पर उकेरी गई नागिन की आकृति चांदनी में चमक रही थी। यह तो वही खजाना है, रामलाल चीख पड़ा। कलश के अंदर सोने के सिक्के, हीरे और अंग्रेजों के जमाने के पुराने नोट भरे थे। माधव ने एक सिक्का उठाया, पर तभी पेड़ की डालियां तेजी से हिली। रतन का शरीर टेढ़ा होकर एक विकराल रूप में बदल गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उंगलियां नुकीले नाखूनों से लंबी हो चुकी थीं। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, भूत ने कर्कश स्वर में कहा। यह खजाना 1947 में मेरे पिता ने अंग्रेजों से छीना था, पर लालचियों ने उन्हें इसी पेड़ पर फांसी दे दी। तब से हमारी आत्माएं इस कलश से बंधी हैं। उसकी आवाज में एक दर्द था। आज तुमने लालच नहीं दिखाया, अब यह धन गांव का होगा। भूत की आंखों से अचानक आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं, मानो वह सदियों का दर्द एक पल में उगल रहा हो। मैं असली रतन नहीं हूँ, उसने कर्कश आवाज में कहा। मेरा नाम विश्वनाथ था। 15 अगस्त 1947 की रात, जब देश आजाद हो रहा था, मेरे पिता ने अंग्रेजों का यह खजाना छीना था। उसने टूटी दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक धुंधली तस्वीर में उसके पिता को सोने के सिक्के गिनते दिखाया गया था। गांव वालों ने वादा किया था कि यह धन आजादी की लड़ाई के लिए इस्तेमाल होगा, पर जब अंग्रेज चले गए तो लालचियों ने हमें धोखा दिया। भूत की आवाज में गुस्सा और दर्द मिला हुआ था। उन्होंने मेरे पिता को इसी पीपल के पेड़ से लटकाकर मार डाला और मुझे जिंदा दफन कर दिया। तभी दीवार पर एक खूनी हाथ का निशान प्रकट हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इतिहास को दोहरा रही हो। तब से हमारी आत्माएं इस खजाने से बंधी हैं। हर बारिश की रात मैं उन लालचियों को ढूंढता हूँ जो इसकी चमक से खींचे चले आते हैं। भूत ने कैलाश की ओर देखा, पर तुमने लालच पर विजय पाई। आज मेरा श्राप टूटा। इतना कहकर वह धुएं में तब्दील हो गया। उसकी जगह एक टूटी हुई चूड़ी गिरी, जिस पर गीता नाम खुदा था, शायद उसी बेटी का जिसकी याद में रतन का भूत भटकता था। सुबह की पहली किरण ने जब खंडहर के अंधेरे को चीरा,
तीनों ने कलश को बाहर निकाला। सोने के सिक्कों पर पड़ी धूप की चमक मानो गांव के भविष्य की उम्मीदों को जगा रही थी। यह पैसा न सिर्फ अस्पताल बल्कि स्कूल और सड़कों के काम आएगा, कैलाश ने गर्व से कहा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो रात के भूतिया साये को भी हरा गई थी। गांव लौटते ही काम शुरू हुआ। 3 महीने में ही नए अस्पताल के गेट पर रतन मेमोरियल का बोर्ड चमकने लगा। बच्चों की हंसी अब उस स्कूल में गूंजती थी जहां कभी जंगली झाड़ियां उगी थीं, पर रात होते ही गांव वाले खिड़कियां बंद कर लेते, क्योंकि बारिश की रातों में आज भी नदी के पुल से वैन के पहियों की चरमराहट सुनाई देती है। कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने रतन और उसकी बेटी को नदी किनारे टहलते देखा है, जहां अब एक नई सड़क बन चुकी है। शायद वह अपने पुण्य कर्म का जश्न मना रहा है, भोलू ने चाय की दुकान पर ग्राहकों से कहा। पर जब कोई पूछता कि कलश कहाँ है, तो वह सिर्फ मुस्कुरा देता, जैसे कोई राज उसकी चुप्पी में दफन हो।